नमस्कार विद्यार्थियों, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स रानिया की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम हिस्ट्री का पीरियड लगाते हैं, हिस्ट्री की क्लास लगाते हैं। तो आज हम बीए सेकेंड ईयर की थर्ड सेमेस्टर के चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे कि मुग़लों का कैसे भारत में आगमन हुआ, भारत में मुग़ल वंश की स्थापना कैसे हुई, कैसे भारत में मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर ने भारत के सभी क्षेत्रीय राजाओं को हराकर अपनी प्रभुत्व भारत पर स्थापित किया था। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बाबर ने भारत में किस प्रकार से अपना प्रभुत्व जो है वो स्थापित किया, इसके लिए क्या क्या कारण रहे थे और बाबर ने क्यों भारत पर आक्रमण किया, कहाँ से बाबर को प्रेरणा मिली, भारत के लोगों की क्या कमजोरी रही थी, इन बातों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि बाबर ने भारत पर जो पहला मुख्य आक्रमण किया था, पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया और वो प्रथम युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इससे पहले भी बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण कर चुका था। पानीपत का युद्ध वो प्रथम युद्ध था, लेकिन बाबर भारत पर इससे पहले 5 बार आक्रमण कर चुका है। पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले 5 बार आक्रमण कर चुका है। 1519 ईस्वी में 1519 ईस्वी में उसने काबुल से भारत की तरफ जाने वाले रास्ते में एक जाति है यूसुफजाई। यूसुफजाई जो जाति थी वो बाबर को काबुल से भारत की तरफ जाने में बाधा पहुंचा रही थी। तो उसने सबसे पहला आक्रमण उन यूसुफजाई जातियों की तरफ ही किया था। उसके बाद दूसरा आक्रमण फिर उसने 1519 में ही उसने दूसरा आक्रमण फिर 1519 ईस्वी में ही भारत पर आने वाली इधर यूसुफजाई जातियाँ और कुछ और कबीले थे, उन पर उसने किया था। तीसरा आक्रमण फिर उसने 1520 ईस्वी में तीसरा आक्रमण किया था और यहाँ पर उसने बाजौर और भेरा के किलों को बाबर ने जीता था और बाजौर और भेरा के किलों के युद्ध में ही सबसे पहले इसने गोला बारूद का प्रयोग किया था। इसने गोला बारूद का प्रयोग सबसे पहले बाजौर और भेरा के किलों के युद्ध में ही किया था। उसके बाद फिर 1524 ईस्वी में इसने सियालकोट पर आक्रमण किया था। सियालकोट पर आक्रमण किया और सियालकोट की जनता ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सियालकोट की जनता ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन ये माना जाता है कि सियालकोट के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ के अनेकों लोगों ने बाबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो उन सभी लोगों को बाबर ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। बाबर ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया था इन सभी लोगों को। और ये भी कहा जाता है कि जिस समय जिन लोगों ने बाबर का विरोध किया था उन लोगों को बाबर ने जब जेल में डाला तो उनमें सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी भी थे। उनको गुरु नानक देव जी को भी
बाबर ने जेल में डाल दिया था। लेकिन ये कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी के धार्मिक स्वभाव, सरल प्रवृत्ति और उपदेशों से प्रभावित होकर बाबर ने उनको जेल से मुक्त कर दिया था। उसके बाद फिर 5वां आक्रमण भी 1525 में ये पंजाब की तरफ ही करता है। और अब जो पूरे भारत की सतह पर जो इसका महान और मुख्य आक्रमण बाबर का था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने पानीपत में एक प्रथम युद्ध किया जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी की सेनाओं के बीच एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। बाबर जो कि मध्य एशिया के काबुल का शासक था और भारत विजय करना चाहता था। इब्राहिम लोधी जो कि भारत की जो केंद्रीय सत्ता थी दिल्ली का शासक था। भारत का जो केंद्रीय सत्ता थी दिल्ली, वहाँ का शासक था इब्राहिम लोधी। और दोनों के बीच में पानीपत नामक स्थान पर, जो हरियाणा में पानीपत है, वहीं पर 21 अप्रैल को युद्ध हुआ था। अब ये कहा जाता है कि बाबर अपने 12,000 सैनिकों को लेकर पानीपत के मैदान की तरफ बढ़ा। लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा क्योंकि इतनी थोड़ी सेना से बाबर इब्राहिम लोधी की लाखों की सेना का विरोध नहीं कर सकता था। और ये कहना तर्कसंगत है। ये भी कहा गया है कि बाबर ने 12,000 नहीं बल्कि उपयुक्त रूप से सही ढंग से 25,000 सैनिकों की एक सेना लेकर पानीपत की तरफ कूच किया। और पानीपत की जो जगह है वहाँ पर आकर दोनों की जो सेनाएं हैं, दोनों की सेनाएं पानीपत नामक स्थान पर आकर रुक गई। और 12 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन किसी ने भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया। अब दोनों सेनाएं 8 दिन तक एक दूसरे के आक्रमण का इंतजार करती रही। लेकिन बाबर एक बहुत ही चुस्त, चालाक और निडर व्यक्ति था। बाबर ने उस 8 दिन के समय का सदुपयोग किया। और इस सदुपयोग के कारण ही बाबर इब्राहिम लोधी की बहुत भारी भरकम सेना को पराजित करने में सफल रहा। बाबर ने इस 8 दिन के समय में अपनी सेना की एक बहुत ही अच्छी रणनीति तैयार की। बाबर ने क्या किया कि एक तरफ पानीपत शहर था। बाबर की सेना जहाँ पर खड़ी थी वहाँ पर एक तरफ बाबर की सेना का रक्षण करने के लिए पानीपत शहर था। एक तरफ पानीपत शहर था, दूसरी तरफ बाबर की सेना ने कुछ खाइयाँ खोद दी थी। बाबर की सेना ने इस 8 दिन के समय में कुछ खाइयाँ खोद दी, काफ़ी गहरे गड्ढे खोद दिए थे और इन गड्ढों के ऊपर पेड़ों की टहनियाँ लगा दी और पेड़ों की टहनियाँ लगाकर उनके ऊपर कुछ हल्की मिट्टी डाल दी ताकि उनको ऐसे लगे कि यहाँ पर ज़मीन है। लेकिन बाबर की सेना की जो
ये रणनीति थी वो बहुत ही कारगर साबित हुई। अब इसके बाद बाबर ने क्या किया कि यहाँ पर सेना के बिल्कुल सामने काफ़ी जगह पर कुछ बैलगाड़ियाँ खड़ी कर दी, कार्ट्स, बैलगाड़ियाँ खड़ी कर दी। अब बैलगाड़ियों को उसने चमड़े के रस्सों से एक दूसरे से बांध दिया, चमड़े के रस्सों से बैलगाड़ियों को एक दूसरे से बांध दिया कसकर, और बीच में से जगह छोड़ दी, बीच में से जगह छोड़ दी। अब इस बीच में से जगह छोड़ दी तो यहाँ पर भी उसने अपनी सैनिकों को इकट्ठा किया, लेकिन बीच बीच में जगह छोड़कर 100-100, 200-200 जो सैनिक थे उनको यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। यहाँ पर इनके पीछे क्या था कि घुड़सवारों को ये आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया, आक्रमण करने के लिए घुड़सवारों को जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। यहाँ पर बाबर ने खड़े कर दिए अपने तोपखाने को, बाबर का जो तोपखाना था उसने यहाँ पर खड़ा कर दिया इन बैलगाड़ियों के पीछे। और उस समय का सबसे प्रसिद्ध तोपखाना बाबर की जो सेना थी, बाबर की सेना में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां ये बाबर की सेना के मुख्य तोपची थे, और इनका तोपखाना पीछे लगा दिया। अब जैसे ही 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया, तो वैसे ही जब बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना पर टूट पड़ी, तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां को जैसे ही आदेश मिला, उन्होंने इब्राहिम लोदी की सेना पर, इब्राहिम लोदी की सेना पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। तोप के गोले जब उसकी सेना पर उन्होंने बरसाने शुरू किए, तो सेना इधर से डर कर इस साइड से जब आक्रमण करने लगी सेना, तो वो सेना खाई में गिरकर मरने लगी। यहाँ से जब अगर कोई सैनिक आक्रमण करके अंदर आ जाता तो उसको उसके सैनिक वहीं पर मार देते थे। एक ऐसा व्यू रचना उसने बना ली थी अपनी सेना की, क्योंकि बाबर जो था वो तुलगामा पद्धति पर युद्ध लड़ता था। बाबर की जो युद्ध लड़ने की पद्धति थी वो तुलगामा पद्धति थी। ये जो युद्ध लड़ने की पद्धति मैं आपको बता रहा हूँ, ये तुलगामा पद्धति है। ये तुलगामा पद्धति बाबर ने उज़्बेकों से सीखी थी। अब इसको उन्होंने इस युद्ध में प्रयोग किया। जब युद्ध हुआ, गोले बरसाने शुरू कर दिए, तो इब्राहिम लोदी की जो सेना थी उसमें भगदड़ मच गई। बहुत बुरी तरह से इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच गई, और लगभग आधे दिन में ही बाबर ने शत्रु की सेना को परास्त कर दिया। और इब्राहिम लोदी भारत का शायद पहला ऐसा शासक था जो कि युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाने वाला भारत का ऐसा पहला शासक था, और इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। इस प्रकार भारत में युद्ध करने में बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में जिस पद्धति का प्रयोग किया था, वो पद्धति एक बहुत ही महान पद्धति और एक अग्रणीय पद्धति थी। इससे पहले भारत में
युद्धों में किसी भी प्रकार से कभी भी कोई भी शासक ने गोला बारूद और तोपचियों का प्रयोग नहीं किया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे बाबर ने इस युद्ध में सफलता प्राप्त की थी। बाबर की सफलता के कारण, इस युद्ध में बाबर की सफलता के कारण, बाबर की सफलता के कारणों में सबसे पहला कारण हम यही लेंगे कि बाबर एक योग्य सेनापति था। बाबर एक योग्य सेनापति था और इसके विपरीत जो इब्राहिम लोधी है वो बाबर के जितना योग्य सेनापति नहीं था। बाबर के योग्य सेनापतित्व के कारण ही ये युद्ध जीता जा सका था। और इब्राहिम लोधी है वो अपनी प्रजा में लोकप्रिय नहीं था। इब्राहिम लोधी अपनी प्रजा में लोकप्रिय नहीं था, इसलिए प्रजा और उसके आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी इस युद्ध में उसका किसी प्रकार से कोई भी साथ नहीं दिया। तोपों का प्रयोग, बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया और तोपों का प्रयोग उस समय एक बहुत ही नायाब, एक बहुत ही नया किस्म का हथियार था जो कि शत्रु सेना पर टूट पड़ता था और शत्रु को हारने के लिए मजबूर कर देता था। और ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा कि भारत के जितने भी क्षेत्रीय राजा थे, किसी भी क्षेत्रीय राजा ने इब्राहिम लोधी का साथ नहीं दिया, क्योंकि सभी ये चाहते थे कि अगर इब्राहिम लोधी भारत में हार जाता है तो इसकी जगह जो दिल्ली की राजगद्दी है उस पर हम अपना अधिकार कर सकते हैं। ये कुछ जो थे वो कारण रहे थे। अब देखेंगे कि पानीपत के प्रथम युद्ध के प्रभाव, पानीपत के प्रथम युद्ध के प्रभाव, पानीपत के प्रथम युद्ध के क्या क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहला प्रभाव यही पड़ा कि भारत से लोधी वंश का समाप्त होना। लोधी वंश भारत से समाप्त हो गया। लोधी वंश भारत में, जिसको हम प्रथम अफगान काल भी कहते हैं, उसका भारत से अंत हो गया था, क्योंकि इब्राहिम लोधी जो था वो भारत में लोधी वंश का अंतिम शासक था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। दूसरी बात, सल्तनत काल समाप्त हो गया था। सल्तनत काल जो कि 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था, वो 1206 ईस्वी के सल्तनत काल जो था वो शुरू हुआ था और 1206 से लेकर ये 1526 ईस्वी तक जो चला था वो अब समाप्त हो गया था। तीसरा, भारत में मुगल वंश की स्थापना। भारत में मुगल वंश की स्थापना, और अब भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। भारत में मुगल वंश की स्थापना
26 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई और ये 1857 ईस्वी तक मुगल वंश भारत में चला था। हालांकि हम कह सकते हैं कि 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगलों के योग्य शासकों ने भारत के सिंहासन पर राज्य किया और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1857 तक ऐसे अयोग्य शासक थे मुगलों के, जो कि केवल अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली थे और आपस में लड़ते रहते थे, भोग विलासी व्यक्ति थे। तो जो भी जितने भी शासक 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक थे, उन सभी को हम परवर्ती मुग़ल या कमज़ोर मुग़ल कहते हैं। इसके बाद कि बाबर ने भारत में रहने का निर्णय, बाबर द्वारा भारत में निवास का निर्णय, बाबर ने अब भारत में रहने का, स्थायी रूप से रहने का निर्णय ले लिया था। बाबर भारत की वनस्पति, भारत के लोग, भारत की प्रभुता, भारत की धन संपदा, भारत के लोगों का जो धर्म के प्रति विश्वास था, उन सभी चीज़ों से प्रभावित हुआ और बाबर ने अपने आप को भारत में ही स्थापित करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, क्योंकि वो छोटे राज्यों से संतुष्ट नहीं था, एक महत्वाकांक्षी और योग्य व्यक्ति था जो कि भारत जैसे विशाल साम्राज्य को प्राप्त करना चाहता था। धन्यवाद।